हेलो मेरे सीए फाउंडेशन के दोस्तों, जैसा कि तुम सभी देख सकते हो कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं अभी। और आज के इस वीडियो में हम लॉ के स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना। उससे पहले दोस्तों, अगर हम क्रोम ब्राउज़र पे आए और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी तुम सभी को दिखाया था कि भैया मैं मैथ, स्टैट्स, एलआर और अकाउंट्स का स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। तो अगर तुम सीए फाउंडेशन जून 2023 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो यार तुम सभी के लिए ये दोनों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आई बटन में दे दूंगा, ये वीडियो भी तुम लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, जिससे कि तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं लॉ के बारे में। उससे पहले चैनल पर पहली बार है तो चैनल को यार सीए फाउंडेशन ट्रेंड को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़रूर लाइक करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैया कि आखिर लॉ में कितने चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 5 चैप्टर्स हैं: इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और तुम्हारा कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो भैया हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आने वाले 2 से 3 महीने में हम अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लें और हमारा प्रॉपर रिवीजन का भी टाइम मिल जाए। तो भैया ये जो स्ट्रैटेजी है ये तुम्हारा ये ऑलमोस्ट 3 महीने का ये जो स्ट्रैटेजी है, जिसमें तुम पूरा सिलेबस बड़े ईजिली तरीके से कवर कर लोगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि तुमको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, तो कभी भी गलती मत करना कि तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट करो, क्योंकि भैया ये जो चैप्टर है ये अब मान लो तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो इसमें तुमको 15 से 20 दिन का टाइम लग सकता है, क्योंकि भैया बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो तुमको अच्छे से कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मान लो लॉ में तुम्हारा टारगेट है कि भैया 60 में हमको करीब 40 प्लस जाना है या 45-50 प्लस भी जाना है, तो तुमको 5 यूनिट भैया अच्छे से तो पढ़ना पड़ेगा। अब क्या होता है ना कि कुछ लोग गलती करते हैं कि यार इसी में महीना भर घुस जाते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और पूरा कंप्लीट करने का मतलब ऑब्सेशन हो जाता है कि भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही कंप्लीट करेंगे और बाकी सारा जो चैप्टर्स है वो कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे छूट जाता है। तो उससे अच्छा है यार कि क्यों ना छोटा छोटा चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करें, और इंटर रिलेटेड और इंटर कनेक्टेड चैप्टर से जब तुम लोग प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करोगे तो यार काफ़ी ज़्यादा तुम ही को हेल्प होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, हम लोग सबसे पहले अगर बात करें तो तुमको कौन सा चैप्टर्स पहले स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए भैया एलएलपी एक्ट 2008, क्योंकि ये एकमात्र चैप्टर है जो भैया एक दिन में नहीं तुम 3 से 4 घंटे में इसको ख़त्म कर दोगे। ओके, अब यहाँ पे इसका वेटेज का बारे में बात करें तो सारे चैप्टर्स का वेटेज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया कहाँ से स्टार्ट करना है। जो भी मेरा स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा मैं उसकी गारंटी लेता हूँ भैया तुम्हारा 60 में से 40 प्लस रिजर्व रहेगा, लिख के ले लो। ठीक है, एलएलपी से स्टार्ट करो, उसके बाद तुमको करना है कंपनीज एक्ट 2013, उसके बाद तुमको करना है भैया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करने के बाद तुमको स्टार्ट करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा तो सबसे लास्ट में तुमको भैया करना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इवन तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, तो मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर दिए तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो मुझे लगता है यार इस तरीके से तुमको चैप्टर्स का सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। अब बात करेंगे भैया 5 चैप्टर्स के वेटेज के बारे में। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि पीडीएफ मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो फाउंडेशन कोर्स पेपर 2 बिजनेस लॉ 60 मार्क्स। अब इस 60 मार्क्स में भैया हम लोग एलएलपी के बारे में बात करें तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि 60 में से 5 से 10% हिस्सा सिर्फ एलएलपी में आता है। यानी कि एग्जामिनेशन में हम हमेशा तुमको एलएलपी में 5 नंबर से क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भैया कंपनीज एक्ट में। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो 15 से 20 मार्क्स का परसेंटेज रहता है वेटेज, और 15 से 20 मार्क्स अगर वेटेज माने तो भैया इसका हमेशा 10 से लेकर 16 मार्क्स इवन तो 15 मार्क्स तक रिजर्व रहेगा कि तुमको क्वेश्चन दिखेगा। अब बात करें भैया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भैया तुम लोग देख सकते हो 20 से 25% वेटेज कवरेज करता है तुम्हारा लॉ में, 20 से 20%। तो यहाँ पे तुम्हारा भैया मिनिमम 12 मार्क्स से लेकर 16 मार्क्स तक का तुम्हारा कवरेज करता है पार्टनरशिप एक्ट। उसके बाद हम लोग बात करें भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तुम लोग देख सकते हो कि 25 से 35% कवरेज है। ठीक है, अब
25 से 35%। अगर मैं मार्क्स पे बताऊं तो भैया 18 नंबर मिनिमम होता है और 22 नंबर तक का भी इसमें वेटेज का कवरेज है। तो इस यूनिट को, इस चैप्टर को तुम लोग को छोड़ना ही नहीं चाहिए। अब बात करें भैया कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या है, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो 20 से 25%। ये भी तुम्हारा 12 से 15 या 16 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आता है। ये था तुम्हारा वेटेज विथ मार्क्स, मैंने तुम्हें बताया। कैसा लग रहा है ये वीडियो नीचे कमेंट में बताना, और अगर क्वेरी बच जाता है तो यार उस क्वेरी को अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, मैं जवाब दे दूंगा या फिर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं भैया कि इस 500 चैप्टर में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको हमें स्पेसिफिकली ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा उसका प्रैक्टिस करना है, जिससे कि यार मैक्सिमम मार्क्स आ जाए। तो भैया उसके लिए भी यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज यहाँ पे यूनिट्स को खोल कर रखा है, जिससे कि मैं आपको बता दूंगा कि यार एग्जैक्टली तुमको कौन सा इम्पॉर्टेंट यूनिट टॉपिक होना चाहिए जिस पे खास कर फोकस करें। तो सबसे पहले एलएलपी के बारे में बात करें तो एलएलपी में हमेशा सबसे पहले तुम इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी पे फोकस करना, ठीक है। यहाँ पे तुम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें तो एक्सटेंशन एंड लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी पे बात करना। फिर कन्वर्जन ऑफ एलएलपी, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करें भैया कि इसमें और क्या क्या हो सकता है, तो वाइंडिंग अप और डेजोल्यूशन के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन में, तो इन 3-4 टॉपिक पे जरूर ध्यान रखना। अब बात करते हैं कंपनीज एक्ट के बारे में। कंपनीज एक्ट में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया कॉर्पोरेट विल थ्योरी, जहाँ पे तुम्हारा 4-5 केस निकल कर आता है, जहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू टू डिटरमिन द कैरेक्टर ऑफ एनिमी। फिर तुम्हारा और भी टॉपिक्स होता है इसमें, तो इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करें भैया क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज के बारे में, तो जितने भी कंपनीज के क्लासिफिकेशन दिए होंगे, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी होगा, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल जिसमें होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी, ये सारे कंपनीज का तुमको सारा प्रोविज़न अच्छे से आना चाहिए। फिर मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, लिक्विडेशन के बारे में हम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए भैया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस भी इंपॉर्टेंट है, फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस भी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ इंड्यूर मैनेजमेंट। हर अटेम्प्ट में भैया क्वेश्चन उठ के आता है, तो इस टॉपिक को मत छोड़ना दोस्तों। आई होप तुमको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब बात करें भैया हम लोग पार्टनरशिप एक्ट में, तो यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पहले तो सबसे पहले आता है एलिमेंट्स, याद कर लेना। उसके बाद ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है। फिर भैया इसमें काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप भी है, जिसमें कहीं ना कहीं पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये सब जरूर पढ़ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होता है, फिर रिलेशन ऑफ पार्टनर्स और अदर पार्टी, मतलब कि थर्ड पार्टी से क्या रिलेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें भैया आगे, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो रिलेशन ऑफ थर्ड पार्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं। अब यहाँ पे राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना। आगे अगर हम लोग बात करें इफेक्ट ऑफ नोटिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करें तो ये 29 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर टाइम में दिखता है। फिर भैया बात करें लीगल कॉन्सिक्वेंस, फिर आउटगोइंग पार्टनर्स का, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया कि आउटगोइंग पार्टनर्स का रेवोकेशन का क्या इफेक्ट होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर रजिस्ट्रेशन में हम लोग बात करें तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, फिर डेजोल्यूशन का कॉन्सिक्वेंस, ये इंपॉर्टेंट है, 45 से 55 तक याद रखना। ये था तुम्हारा 3 यूनिट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब बात करते हैं भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सॉरी थोड़ा सा यार ऊपर नीचे हो गया। अब देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूनिट 1 में अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें कि भैया एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट होगा। फिर तुम्हारा यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है, फिर रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है। इससे अलावा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सेप्टेंस का रूल्स रिगार्डिंग याद कर लेना, फिर ऑफर का भी जो रूल्स रिगार्डिंग होता है प्रपोजल का, उसका याद कर लेना, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। कंसिडरेशन में बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। स्यू बाई थर्ड पार्टी, जहाँ पे ट्रस्टी के द्वारा फिर एक्नॉलेजमेंट अगर कोई लायबिलिटी किया है, फिर लैंड रिलेटेड कोई बेनिफिट अटैच था वो क्लेम करने के लिए, ये सब टॉपिक था इसके सब हेडिंग में, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, विदाउट कंसिडरेशन अग्रीमेंट इज वॉइड, ठीक है।
यूनिट 3 में बात करें भैया, यूनिट 3 में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे कौन सा है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। वाइड अग्रीमेंट मत छोड़ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर लीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन को भैया छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो भैया यहाँ पे और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे तुम्हारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होगा लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिशन पॉलिसी, छोड़ना नहीं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करें एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म, भैया छोड़ के मत जाना, काफ़ी ज़्यादा फंस जाओगे अगर छोड़ रहे हो तो। फिर यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कब डिस्चार्ज होगा, ये सब के ये जो टॉपिक है इसमें सब हेडिंग में आता है तुम्हारा म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल अग्रीमेंट, फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये सब हेडिंग में तुम्हारा टॉपिक है। अब यूनिट 5 के बारे में बात करें भैया तो यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट है, एंटीसिपेटरी ब्रीच का जितना भी कॉन्सेप्ट है, इसका इफेक्ट्स होगा, इसका क्या क्या मतलब कॉन्सिक्वेंस होता है, ये सभी चीज़ याद रहना चाहिए। सी फॉर डैमेज छोड़ना नहीं है, सेक्शन 73 में आता है। पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेज को भी नहीं छोड़ना है। लास्ट यूनिट पे आता है तुम्हारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो यहाँ पे क्या क्या है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पता होना चाहिए, इसका रूल्स रिगार्डिंग होना चाहिए, इन्फोर्समेंट, नॉट टू डू और टू डू, ये सभी चीज़ पता होना चाहिए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का सारा रूल्स रिगार्डिंग खास कर पता होना चाहिए। ये तुम्हारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हो गया। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम समय में मैक्सिमम मैं आपको सब कुछ बता जाऊँ। अब बात करते हैं भैया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो सेल और अग्रीमेंट टू सेल इंपॉर्टेंट है, इसका रूल्स रिगार्डिंग, इसका तुम्हारा एसेंशियल एलिमेंट्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आगे हम लोग बात करें भैया तो इसमें कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा है। यूनिट 2 में हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो कंडीशन और वारंटी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, इसका डिफ्रेंसिएशन पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें कि कब कंडीशन को ट्रीट किया जाएगा, वारंटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन उठ के आता है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वारंटीज पता होना चाहिए, सारे कैविएट एम्पिटर का सारा एक्सेप्शंस पता होना चाहिए, ये सभी सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, सभी चीज़ तुमको पढ़ना है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ये भी पता होना चाहिए, रिस्क फॉलो प्राइमा फेसिया, फिर तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ नॉन ऑनर, ठीक है। और अगर आगे हम लोग बात करें यूनिट 4 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, तो यहाँ पे अनपेड सेलर के बारे में अच्छा से पढ़ लेना, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर के बारे में पढ़ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या बायर्स के पास रेमेडी है सेलर्स के खिलाफ, तो भैया ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्शन सेल का जितना भी रूल्स रिगार्डिंग है वो सभी चीज़ पढ़ना है, ठीक है। ये था दोस्तों तुम्हारा बिजनेस लॉ का स्ट्रैटेजी, और ये जो स्ट्रैटेजी है ये तुम्हारा 3 महीने का स्ट्रैटेजी है। 3 महीने में पूरा ये ख़त्म कर दो। जिस दिन जो प्रोविज़न पढ़ रहे हो अगले दिन उसको लिख कर प्रैक्टिस करना कि भैया जो पढ़े हो वो समझ में आया कि नहीं, खोपड़िया में घुसा भी कि नहीं घुसा है, कि तुम सिर्फ टाइम वेस्ट किए कल। तो ये जो तुम राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उससे तुम्हारा कंफर्म होगा कि हाँ भाई जो तुम पढ़ रहे हो प्रीवियसली जो पढ़ा तुमने वो तुमको समझ में आ गया। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा प्लीज़ यार नीचे कमेंट में बताना, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में डाल देना, मैं जवाब दे दूंगा या डेडिकेटेड वीडियो आएगा। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।